हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं टी टी पार्ट यानी कि टीएलएड पार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग समावेशी शिक्षा पढ़ाई कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर। ठीक है। आई थिंक ये पांचवी सब्जेक्ट है जो हमारा कंप्लीट होने वाला है। आज की क्लास जो है हमारी वो सेकेंड क्लास क्लास है, तो लास्ट है। कल हम लोग पढ़ेंगे, वो खत्म हो जाएगा हम लोग का सिलेबस समावेशी शिक्षा का। दोस्तों, आज की क्लास हमारी समावेशी बच्चों के लिए निर्देशन का यानी ज्ञान का जीपीएस और सफलता का रास्ता वाली क्लास है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी नए शहर में जाते हो और रास्ता भटक जाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो। शायद आप गूगल मैप्स वगैरह खोलते होगे या फिर किसी से रास्ता पूछते होगे, है कि नहीं। लगता है ना, जब जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, कोई जीपीएस मिल जाए, कितना अच्छा हो। तो आपका सही रास्ता जीता है, के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा रहेगा समावेशी बच्चों का परामर्श यानी कि काउंसलिंग फॉर इंक्लूसिव चिल्ड्रन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इससे पहले जो लोग नए लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आप लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल डीएलएड पाठशाला में। हम पढ़ाते हैं डीएलएड पीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएड पाठशाला ज्वाइन कर लें। यहाँ पे हम हर सेमेस्टर का पढ़ाई का नोट्स, पीडीएफ प्रिंट आउट वाले नोट्स, सारी चीज़ अपलोड कर देते हैं। ठीक है। अभी हमने आज क्लास ली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सामाजिक विज्ञान का, साइंस का 2024 का हमने सॉल्व किया पेपर, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। पीडीएफ हमने डाल दी है, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं आप। और क्लास तो है ही। ठीक है। आइए हम लोग अब रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, चलो फिर रिवीजन पे आते हैं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था निर्देशन यानी गाइडेंस के बारे में। ठीक है। आज की क्लास आपके परामर्श की है, निर्देशन के लिए। ठीक है। तो समस्याओं के समाधान हेतु सलाह देना, सही निर्णय लेने में मदद करना, रास्ता दिखाना, दिशा दिखाना, आपका क्या है, निर्देशन है। उद्देश्य क्या है, बच्चों में स्वयं समस्या समाधान की योग्यता विकसित करना। क्या आपका क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। ठीक है। भविष्य की योजना बनाने में मदद करना। परिभाषाएं क्या है, जोन्स ने क्या दिया था कि व्यक्ति की बुद्धिमत्तापूर्ण चयन को सामंजस्य हेतु सहायता। ठीक है। स्किनर ने क्या कहा था, नवयुवकों को स्वयं, दूसरों व परिस्थितियों के प्रति समायोजन में सहायता। ठीक है। उपकरण क्या है, तो अवलोकन, परीक्षण व वार्ताएं, साक्षात्कार। ठीक है। सिद्धांत क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, सर्वांगीण विकास से संबंधित है, शैक्षिक प्रक्रिया का अंग। ठीक है। इसके अलावा विद्यालयों में निर्देशन की आवश्यकता क्या है, तो इसमें हमने पढ़ा था आवश्यकता शैक्षिक, व्यवसायिक, व्यक्तिगत व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हेतु। ठीक है। समस्याएं क्या है, शैक्षिक, व्यवहारिक, व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक। ठीक है। कार्यक्रम विशेषताएं क्या है, निरंतर प्रक्रिया है, बहु बच्चों की आवश्यकता है, वो रुचि पर आधारित है, शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है और निदान में मदद और भावी जीवन की तैयारी। ठीक है। निर्देशन के प्रकार क्या होते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन, तो व्यक्तिगत कठिनाइयों हेतु यानी समस्या ज्ञान अध्ययन मार्गदर्शन समायोजन। क्या आता है, शैक्षिक निर्देशन, शिक्षा अध्ययन हेतु, विषय चयन, स्कूल प्रवेश, भविष्य योजना, अध्ययन विधियां। ठीक है। तीसरा आता है स्वास्थ्य निर्देशन यानी स्वास्थ्य समस्याओं की सुरक्षा हेतु। चौथा आता है सामाजिक निर्देशन यानी सामाजिक जीवन हेतु। पांचवा व्यवसायिक निर्देशन यानी व्यवसाय चयन व करने के तरीके हेतु। छठा आता है विधियां यानी व्यक्तित्व संपर्क विधि, सामूहिक विधि। ठीक। फिर हमने पढ़ा था बच्चों विशिष्ट विद्यालयों में निर्देशन व्यवस्था क्या होती है, तो प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रधानाध्यापक द्वारा समस्या पहचानना, प्रगति मूल्यांकन करना। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, अध्यापक प्रधानाध्यापक प्रश्न निर्देशन समितियां निर्देशन प्रदानता भविष्य की चुनौतियों हेतु तैयार करते हैं। ठीक है। तीसरा आता है उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित व्यक्ति, कक्षाध्यापक, परामर्शदाता, प्रधान अध्यापक द्वारा। ठीक है। ये आपके तीन हो गए। फिर हमने पढ़ा था निर्देशन में प्रधानाचार्य की भूमिका, विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम में प्रशासकीय अध्यक्ष कार्य क्या है, निर्देशन समिति का गठन, भवन धन का व्यवस्था, योग्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, कार्य का बंटवारा और अध्यापकों का प्रशिक्षण। ठीक है दोस्तों। के अलावा निर्देशन में शिक्षक की भूमिका क्या है, तो बाधित बच्चों को पता लगाना,
अभिभावकों से संपर्क, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन और बच्चों की परीक्षाओं में सहायता और व्यवसाय और शैक्षिक अवसरों की स्मृति देना, पुस्तकालय सामाजिक संस्था से संपर्क स्थापित करना और सिखाना। समझ में आया दोस्तों? तो ये थी आपकी क्लास, पिछली क्लास का रिवीजन था। अभी तक हमने क्या किया, लास्ट क्लास का रिवीजन किया। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे की क्लास देखते हैं। आज की क्लास जो आपकी सेकंड लास्ट क्लास है। ठीक है, आज की क्लास क्या है, क्लास 10th है। ठीक है, 11वीं क्लास जो होगी वो आपकी लास्ट होगी, जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के बारे में जाना था, और आज हम एक बहुत जरूरी चीज सीखेंगे, परामर्श यानी काउंसलिंग। यह जानना कि कैसे किसी को सलाह देकर उसकी समस्याओं को सुलझाने में मदद की जाए, खासकर उन बच्चों को जिन्हें खास मदद की जरूरत होती है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? आज हम एक ऐसी ही लाइफ GPS वाली बात करने वाले हैं जो बच्चों को उनकी हर समस्या में रास्ता दिखाता है। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट TP पाठशाला से, और आज हम बात करेंगे दोस्तों समावेशी बच्चों के निर्देशन यानी गाइडेंस का गाइडेंस और इंक्लूसिव चिल्ड्रन। ठीक है, और परामर्श की। ठीक है, ये सिर्फ सलाह देनी नहीं है, ये तो सफलता का रास्ता दिखाना है। ये क्लास आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। जैसे आप अपने फेवरेट यूट्यूबर से मोटिवेशन लेते हो, वैसे ही आज ज्ञान का भी मोटिवेशन लेंगे आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। समावेशी बच्चों के लिए परामर्श। ठीक है, परामर्श होता क्या है, काउंसलिंग क्या होता है, यानी दिमाग की ट्यूनिंग होती है दोस्तों। ठीक है, ट्यून करते हैं ना, वैसे दिमाग को भी ट्यूनिंग होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परामर्श यानी काउंसलिंग क्या है। तो दोस्तों परामर्श का मतलब होता है कि सलाह यानी एडवाइस या फिर राय। एक सेकंड रुक जाओ, पेन ले लो पहले। परामर्श यानी काउंसलिंग का मतलब है सलाह यानी एडवाइस, राय यानी ओपिनियन, मशवरा यानी कंसल्टेशन तथा सुझाव यानी सजेशन देने या देना। ठीक है, समझ में आया? जब जब भी कोई अपनी व्यक्तिगत यानी पर्सनल, पारिवारिक यानी फैमिली और व्यावसायिक यानी बिजनेस समस्याओं या किसी चीज के बारे में किसी से सलाह यानी सुझाव लेता है, तो या फिर किसी को देता है, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम परामर्श कहते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? देखो, परामर्श का मतलब होता है सलाह, राय, मशवरा या सुझाव देना। ठीक है, या फिर लेना। जब कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक या व्यावसायिक समस्याओं या किसी भी चीज के बारे में किसी से सलाह या सुझाव लेता है या किसी को देता है, तो उसे ही हम परामर्श कहते हैं दोस्तों। जैसे जब आपका फोन खराब होने पर कस्टमर केयर से आप लोग सलाह लेते हो कि नहीं, 198 वगैरह पे कॉल करते होगे। ठीक है, वो कस्टमर केयर का नंबर होता है। वैसे ही कुछ आपका ये होता है। ठीक है, परामर्श। ठीक है, यह उन दो व्यक्तियों के बीच होता है जिनके संबंध विश्वास यानी ट्रस्ट, समझ और स्पष्टवादिता यानी फ्रैंकनेस, वचनबद्धता यानी कमिटमेंट और निष्ठा यानी लॉयल्टी से बंधे होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये उन दो व्यक्तियों के बीच होता है जिनके बीच में संबंध जो विश्वास हो, ठीक है, समझ हो उनके बीच में, स्पष्टवादिता हो, फ्रैंकनेस हो, मतलब खुल करके वो बोल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं अपनी चीजों को, वचनबद्धता हो, ठीक है, और निष्ठा यानी लॉयल हो, से बंधे होते हैं। ठीक है, मतलब भरोसा है तो बात बनेगी, है कि नहीं? इसके अलावा शिक्षा या मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के संबंध में जो सलाह देते हैं उन्हें शैक्षिक परामर्शदाता यानी एजुकेशन काउंसलर कहते हैं। ठीक है, तो अब जो शिक्षा, यही चीज आपका रियल लाइफ में हो गया, लेकिन अगर इसको शिक्षा में और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के संबंध में अगर हम इसको देखेंगे, तो ये क्या हो गया, ये आपका शैक्षिक परामर्शदाता यानी एजुकेशनल काउंसलर हो गया दोस्तों। समझ में आया? इतना समझ में आ गया कि एजुकेशनल काउंसलर क्या होता है, काउंसलिंग क्या होती है? समझ में आ गया ना बच्चों? समझ में आया? वीडियो को लाइक करिए, आगे चला जाए। अब हम देखते हैं परामर्श के उद्देश्य यानी एम्स ऑफ काउंसलिंग दोस्तों। ठीक है, क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों जरूरी है, इसके कुछ खास उद्देश्य होते हैं। ठीक है, क्या क्या? तो पहला, बच्चों को अपनी योग्यता यानी एबिलिटीज, रुचियां तथा कुशलताओं यानी स्किल्स को समझकर अपनी समस्या का समाधान करना। ठीक है, क्या हुआ कि पहला क्या कह रहा है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं, अपनी रुचियां और उनकी कुशलताओं को समझकर अपनी समस्याओं को समाधान यानी सोल्यूशन करना, उन्हें सेल्फ अवेयर करना। ठीक है, हर चीजों से। ये आपका हो गया एक उद्देश्य हो गया। दूसरा क्या है कि बच्चों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार मदद करना कि वे भविष्य में भी
बिना किसी सहायता के अपनी समस्या को सुलझाने की क्षमता यानी एबिलिटी विकसित कर सके। ठीक है, तो इनका एक और लक्ष्य है, क्या है कि बच्चों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार मदद करना कि वे भविष्य में बिना किसी सहायता के अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता विकसित कर सकें, यानी उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, ताकि वे खुद के सुपर हीरो बन सके। मोदी जी कहते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो इसी तरीके से बनेंगे बच्चों, है कि नहीं? कैसे बनोगे? यही काउंसलिंग वगैरह, अच्छी से काउंसलिंग आपकी हो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो रुथ रूथ स्ट्रैंग के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, रूथ स्ट्रैंग ने, कि परामर्श का मुख्य उद्देश्य आत्म परिचय यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन या आत्मबोध यानी सेल्फ अवेयरनेस है। यानी खुद को जानना समझना ही परामर्श का मकसद होता है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि रूथ स्ट्रैंग ने क्या कहा था? रूथ स्ट्रैंग के अनुसार परामर्श का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आत्म परिचय यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन या आत्मबोध यानी सेल्फ अवेयरनेस है। मतलब खुद को आप लोग जानो और दुनिया को जीत लो, है कि नहीं? ठीक है, समझ में आया? आगे चला जाए। चलो सेकंड पार्ट पे अब हम आते हैं कि परामर्श प्रक्रिया का प्रमुख अंग और क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग यानी मेन कंपोनेंट्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसका क्षेत्र भी पढ़ेंगे यानी स्कोप पढ़ेंगे। ठीक है, तो परामर्श का पूरा गेम प्लान हम बात करते हैं दोस्तों। परामर्श एक पूरा गेम प्लान है जिसके कुछ खास अंग होते हैं। ठीक है, कुछ अंग होते हैं, 3 अंग आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पहला आपका परामर्श प्रार्थी। ठीक है, यानी काउंसलिंग क्लाइंट, वह व्यक्ति जिसे सलाह चाहिए। ठीक है, वह व्यक्ति जिसे सलाह चाहिए, ये समझो कि समस्या वाला खिलाड़ी है। ठीक है, दूसरा है परामर्शी या परामर्शदाता यानी काउंसलर, तो वह व्यक्ति जो सलाह देता है। ये समझो कि आप समस्या सुलझाने वाला कोच। ठीक है, एक खिलाड़ी हो गया, एक कोच हो गया। तीसरा परामर्श के लक्ष्य यानी गोल्स ऑफ काउंसलिंग, यानी परामर्श देने का क्या मकसद है। ठीक है, क्या गोल है, क्या उससे उद्देश्य है। समझ आया बच्चों के क्या प्रमुख अंग होते हैं? अब आइए देखते हैं कि बच्चों के लिए परामर्श की आवश्यकता यानी नीड और उनके क्षेत्र यानी नीड्स एंड स्कोप ऑफ काउंसलिंग फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो दोस्तों बच्चों के लिए परामर्श की आवश्यकता एवं क्षेत्र, तो बच्चों को परामर्श की जरूरत कई कारणों से होती है। ये समझो कि ये बच्चों की प्रॉब्लम की एकदम पूरी लिस्ट है ये। ठीक है, तो कई कारणों से होती है। क्या क्या? पहला आता है बच्चों की शैक्षिक समस्याओं यानी एजुकेशनल प्रॉब्लम में किस समाधान के लिए। ठीक है, तो शैक्षिक कोई समस्याएं आ रही है उसके समाधान के लिए। दूसरा बच्चों को समायोजन संबंधी परामर्श, यानी आपका एडजस्टमेंट रिलेटेड काउंसलिंग। ठीक है, आप समायोजन नहीं हो पा रहे, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने परिस्थितियों के हिसाब से, तो उसके लिए भी परामर्श होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, यानी शिक्षण यानी लर्निंग के लिए आपकी रुचि अगर खत्म हो गई तो उसके लिए भी आपको गाइडेंस की जरूरत है। अधिगम विधियां यानी लर्निंग मेथड संबंधी परामर्श। ठीक है, ठीक है, तो अधिगम विधियों के लिए भी है, और अधिगम कौशल यानी लर्निंग स्किल संबंधी परामर्श। ठीक है, तो ये 5 तरीके की आपकी जरूरतें होती हैं जिनके लिए आप परामर्श का यूज करते हैं। क्या क्या? बच्चों की शैक्षिक समस्याओं, समायोजन संबंधी परामर्श, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से रुचि उत्पन्न करने के लिए, अधिगम विधियां और अधिगम कौशल संबंधी परामर्श। ठीक है, समझ में आया बच्चों? समझ में आया? वीडियो को लाइक करिए इसी बात पे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और हमको शेयर करिए सब दोस्तों को, अपने क्लासमेट लोग को। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आप लोग अगर कहें तो हम लोग आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग परामर्श के क्षेत्र में। परामर्श के क्षेत्र में शामिल समस्याएं कौन कौन से समस्याएं आती है उसके क्षेत्र में, यानी प्रॉब्लम कवर्ड इन काउंसलिंग स्कोप। ठीक है, तो पहला आपका दुर्व्यवहार यानी अब्यूज, भावनात्मक मानसिक शारीरिक यौन। ठीक है, दूसरा आता है व्यसन यानी एडिक्शन। ठीक है, अब किसी का एडिक्शन है शराब का, ड्रग का, व्यायाम का, झाड़ू, जुआ, खरीदारी। ठीक है, खरीदारी का भी आजकल ऑनलाइन शॉपिंग चला है कि नहीं? ऑनलाइन शॉपिंग चला है, पैसा है नहीं उतना, लोग क्या करते हैं, शॉपिंग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ऐड टू कार्ट किए जा रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, ऑर्डर आ रहा है, फिर ऑर्डर रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से उनको लत लग गई है शॉपिंग वगैरह की। ठीक है, औरतों को, फीमेल को तो ज्यादा ही लत लगी रहती है, शॉपिंग का शौक रहता है उन्हें। ठीक है, तीसरा था क्रोध प्रबंधन यानी एंगर मैनेजमेंट। ठीक है, यानी गुस्से को कंट्रोल करो। ठीक है, फिर आता है शोक यानी ग्रीफ और नुकसान यानी लॉस, फिर आपका डिप्रेशन। ठीक है, और आपका लास्ट है, सेकंड लास्ट आपका भोजन विकार यानी ईटिंग डिसऑर्डर, और एक और होगा रिश्ते वगैरह का। ठीक है, रिश्ते
यानी युग्म परामर्श यानी तलाक, तनाव वगैरह ये सब जो होते हैं, ठीक है, रिश्ते में मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ में जो होता है, घर के पारिवारिक माहौल में जो दिक्कत आती है, उन सभी चीज़ के लिए काउंसलर वगैरह का यूज़ होता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? समझ में आया? समझ में आया तो आप बोलिए, तो हम लोग थर्ड टॉपिक पे आते हैं अपना। चलो इसी बात पे थर्ड टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, परामर्शदाता यानी काउंसलर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी समस्या सुलझाने वाला जो कोच होता है उसी को हम परामर्शदाता कहते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, परामर्शदाता यानी काउंसलर वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति या बच्चे का कोई काम कैसे करना है या किस प्रकार करना है इसकी सलाह देता हो। ये समझो एकदम लाइफ कोच या फिर मेंटोर जैसा होता है। ठीक है, देखो दोस्तों, किसी व्यक्ति या बच्चे को कोई काम कैसे करना है या किस प्रकार करना है इसकी सलाह देने वाला कौन होता है? परामर्शदाता होता है। ठीक है, बच्चों को परामर्श देने के लिए या तो अध्यापकों को पहले से प्रशिक्षित यानी ट्रेंड कर दिया जाता है, या फिर परामर्श विशेषज्ञ यानी काउंसलिंग एक्सपर्ट को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हर विद्यालय में एक परामर्शदाता होता है। ठीक है, समझ में आया? देखो क्या कह रहा है कि बच्चों को परामर्श देने के लिए या तो अध्यापक को पहले से प्रशिक्षित कर दिया, ट्रेन कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर परामर्श विशेषज्ञ यानी काउंसलिंग एक्सपर्ट को नियुक्त किया जाता है, यानी उनको अपॉइंट किया जाता है, उनको रखा जाता है। ठीक है, नौकरी पे किया जाता है। और हर विद्यालय में एक परामर्शदाता होता है। आपके स्कूल में भी होगा, आप लोग पता नहीं किए होंगे। ठीक है, किसी को नहीं पता रहता है, क्योंकि अब कॉलेज वालों का अपना अपना ढंग होता है, स्कूल वालों का। ठीक है, समझ में आया परामर्शदाता क्या होता है? समझ में आया? वीडियो को लाइक कर दिए बच्चों, कमेंट्स आप लोग करा करिए जिससे हम मोटिवेट हों और आपको और भी अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, अब आगे देखते हैं परामर्शदाता का कार्य या गुण, यानी फंक्शंस और क्वालिटीज ऑफ ए काउंसलर। ठीक है दोस्तों, तो परामर्शदाता का क्या कार्य होता है, कौन कौन सा वो काम करता है और फिर गुण क्या होते हैं? तो पहला, विशिष्ट बच्चों की मनोवैज्ञानिक जांच यानी साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना। ठीक है, दूसरा क्या है कि बच्चों को व्यवसाय यानी प्रोफेशन से संबंधित जानकारियां देना। ठीक है, यानी करियर गाइड भी है ये। ठीक है, तीसरा आता है समस्यात्मक बच्चों की सहायता करना। ठीक है, जो समस्या है बच्चों में उसकी सहायता करना। चौथा है पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की सूचनाएं बच्चों को देना। ठीक है, ये सब आसान आसान है, इसको समझने, इसमें क्या समझाऊंगा मैं आपको, ये सब वही है कि पाठ्यक्रम की सूचनाएं बच्चों को देना, भविष्य के लिए योजनाओं के निर्माण में बच्चों की सहायता करना। ठीक है, कोई योजना बन रही है तो बच्चों की सहायता से वो चीज बनाई जाए। ठीक है, बच्चों की परीक्षाओं यानी एग्जामिनेशन के बारे में बताना बच्चों को, और बच्चों को प्रगति के पथ यानी पाथ ऑफ प्रोग्रेस पर बढ़ाना। ठीक है, यानी आगे बढ़ो और चमकते रहो। ठीक है, इसके अलावा सबसे लास्ट क्या है कि बच्चों की समस्याओं को समझकर उन्हें दूर करने की सहायता करना। ठीक है, तो ये आपके कुछ कितने 8 आपके क्या थे परामर्शदाता के कार्य या गुण थे। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? लिख लोगे अगर आएगा एग्जाम में, अपने से लिख लोगे बना करके। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो फोर्थ टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। कितनी टॉपिक आज है? आज हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि अपना वो भी है ना, क्या बोलते हैं, सेकेंड लास्ट क्लास है। टोटल 9 टॉपिक है। ठीक है, 9 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से अभी हम लोग किस पे हैं? हम लोग हैं आपके काउंसलर के बारे में हमने पढ़ लिया ना, क्वालिटीज़ पे पढ़ लिया। हम लोग तीसरे पे थे, अब हम चौथे पे चल रहे हैं। ठीक है, चौथे पे हम लोग देखते हैं कि परामर्श सेवा का महत्व क्या है। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज। ठीक है, तो इसका महत्व क्या होता है? खुशहाल जिंदगी का राज। ठीक है, तो दोस्तों परामर्श सेवा का महत्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यह हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने का एक राज होता है। ठीक है, एक राज होता है, एक फॉर्मूला होता है। एक व्यक्ति को आत्म मूल्यांकन यानी सेल्फ इवेल्युएशन के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, समझ में आया? देखो, एक व्यक्ति को आत्म मूल्यांकन यानी सेल्फ इवेल्युएशन के लिए प्रेरित करता है, मतलब खुद से चेक करो और अपने आप को अपडेट करो, अपने में बदलाव लाओ। ठीक है, दूसरा क्या, बच्चों को सही फैसले लेने में मदद करता है। ठीक है, तीसरा है बच्चों का शैक्षिक और तथा व्यवसायिक यानी वोकेशनल मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, चौथा आपका व्यक्तित्व में सद्भाव सद्भाव यानी हार्मोनी पैदा करना। ठीक है, और लास्ट है आपका शिक्षा अधिकारियों को पाठ्यक्रम में सुधार की प्रेरणा मिलती है, यानी मतलब आपका परामर्श से सिस्टम भी सुधरता रहता है। ठीक है, समझ में आया? तो आपके 5 क्या थे महत्व थे परामर्श सेवा की? क्या क्या? एक व्यक्ति को आत्म मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, बच्चों को सही फैसले लेने में मदद करना,
बच्चों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना, व्यक्तियों के सद्भाव यानी हार्मनी पैदा करना, और शिक्षा अधिकारियों को पाठ्यक्रम में सुधार की प्रेरणा मिलती है इससे। ठीक है, समझ में आया बच्चों के परामर्श सेवा का महत्व क्या होता है। तो बेसिकली ओवरऑल क्या है कि खुशहाल जिंदगी का ये आपका राज होता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आप लोगों का अगर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं पांचवा भाग जो आपका है परामर्श के रूप का या प्रकार। कौन कौन से रूप होते हैं परामर्श के, यानी फॉर्म्स या फिर टाइप्स, और उसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, यानी फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। ठीक है दोस्तों, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है कि नहीं, जैसे अलग अलग बीमारी की अलग अलग दवा होती है उसी तरीके से तो परामर्श के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे डॉक्टर अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयां देता है उसी तरीके से। ठीक है, पहला आपका पहले ये देखते हैं कि अध्यापकों तथा प्रशिक्षित परामर्शदाताओं यानी काउंसलर द्वारा स्कूल में बच्चों के कल्याण यानी वेलफेयर के लिए कई प्रकार के परामर्श और उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं तथा खास परिस्थितियों में दिया जाता है। ठीक है, तो अध्यापक तथा प्रशिक्षित अध्यापक या फिर काउंसलर द्वारा स्कूलों में बच्चों के कल्याण के लिए कई प्रकार के परामर्श, उनकी समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं, उनकी खास परिस्थितियों में दिया जाता है। ठीक है, निम्न प्रकार के होते हैं। कौन से पहला है संकटकालीन परामर्श यानी काउंसलिंग एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, यानी जब कोई अचानक बड़ी समस्या आ जाए। ठीक है, संकटकालीन है यानी जब कोई अचानक बड़ी समस्या आ जाए, जैसे इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, दूसरा है उपचारात्मक परामर्श यानी रेमेडियल काउंसलिंग, ये हमने पढ़ लिया शैक्षिक मूल्यांकन में, है कि नहीं, यानी जब किसी समस्या को दूर करने के लिए सलाह दी जाए। ठीक है, जैसे इलाज वाला परामर्श होता है। ठीक है, तीसरा है निवारक परामर्श। क्या है तीसरा? निवारक परामर्श यानी प्रिवेंटिव काउंसलिंग, यानी जब समस्या आने से पहले ही उसे रोकने की सलाह दी जाए। ठीक है, ये आपका निवारक हो गया, यानी बीमारी आने से पहले ही उसे रोक दो। ठीक है, चौथा आपका रचनात्मक सकारात्मक परामर्श यानी फॉर्मेटिव या फिर पॉजिटिव काउंसलिंग, यानी जब किसी को कुछ नया करने या बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया जाए। ठीक है, क्या होता है कि जब किसी को कुछ नया करने या बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया जाए, यानी मोटिवेशनल स्पीच जैसा, तो वो आपका क्या होता है? रचनात्मक या सकारात्मक परामर्श होता है। ठीक है, पांचवा क्या है? समस्या समाधान परामर्श यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंसलिंग, यानी किसी खास समस्या को सुलझाने के लिए। ठीक है, तो किसी खास समस्या को सुलझाने के लिए आपका समस्या समाधान परामर्श होता है। समझ में आया? कितने प्रकार के आपके परामर्श होते हैं? 5 प्रकार के। संकटकालीन यानी इमरजेंसी वाला, उपचारात्मक यानी रेमेडियल वाला, ठीक है, निवारक परामर्श यानी जब समस्या आने से पहले उसे रोकने की सलाह दी जाए। चौथा आपका रचनात्मक या सकारात्मक, यानी जब किसी को कुछ नया करने या बेहतर करने के लिए प्रेरित किया जाए, मोटिवेशनल स्पीच जैसा। ठीक है, और पांचवा आता है आपका समस्या समाधान परामर्श, यानी किसी खास समस्या को सुलझाने के लिए। ठीक है, समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि परामर्श के रूप या प्रकार के बारे में? समझ में आया? वीडियो को लाइक कर दे तुरंत इसी बात पे। ठीक है, वीडियो पे लाइक नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो आप लोग, तो कैसे हमको मोटिवेशन मिलेगा? प्यार दिखाइए दोस्तों आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो पढ़ते हैं अब हम लोग परामर्श की विधियां के बारे में, यानी मेथड्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सलाह देने के क्या क्या तरीके होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। परामर्श देने या लेने में अपने अपने तरीके होते हैं। ये समझो सलाह देने के एकदम अलग से एक स्टाइल होता है कुछ। परामर्श देने या लेने में अपने अपने तरीके होते हैं। इस प्रक्रिया में परामर्शदाता तथा परामर्श लेने वाला की अलग अलग भूमिकाएं यानी रोल्स होते हैं। इन्हीं को परामर्श तकनीक यानी टेक्निक या उपगामों यानी अप्रोचेस की विधियां कहते हैं। ठीक है, तो कौन सी विधियां हैं? तो पहली है आपकी 3 विधियां होती हैं आपकी। पहली है निर्देशात्मक परामर्श यानी डायरेक्टिव काउंसलिंग। ठीक है, निर्देशात्मक परामर्श दोस्तों। ठीक है, अब निर्देशात्मक परामर्श क्या होता है? इस परामर्श में परामर्शदाता द्वारा परामर्श लेने वाले को उनकी समस्याओं को सुलझाने, उनके विकास करने तथा व्यवहार में सुधार लाने जैसे बातों को लेकर उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं, ऐसे निर्देश यानी डायरेक्शन दिए जाते हैं। समझ में आया? इसमें परामर्श पूरी तरीके से परामर्शदाता केंद्रित यानी काउंसलर सेंटर्ड होता है। ठीक है, समझ में आया? देखो, निर्देशात्मक परामर्श जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें परामर्शदाता सीधे निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है कि क्या चीज करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए। मतलब ये एकदम बॉस वाला स्टाइल होता है कि डू दिस डू डैट वाला। ठीक है, इसमें परामर्श पूरी तरीके से परामर्शदाता के पे केंद्रित होता है, यानी
काउंसलर पे सेंटर्ड होता है। ठीक है, तो न्याय निर्देशात्मक आपका। दूसरा है अनिर्देशात्मक परामर्श यानी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो यह परामर्श अब परामर्शदाता केंद्रित नहीं होता, बल्कि परामर्श प्रार्थी यानी केंद्रित होता है, यानी काउंसलिंग सेंटर्ड होता है। ठीक है, यानी जो आपका पेशेंट है या फिर जो आपका जिसको काउंसलिंग लेना है उस पे सेंटर्ड होता है। ठीक है, जैसे आपका टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होता है, बाल सेंटर्ड एजुकेशन होता है, उसी तरीके से। ठीक है, इसमें परामर्शदाता सीधे सलाह नहीं देते हैं, बल्कि परामर्श प्रार्थी को अपनी समस्याओं को खुद समझने और सुलझाने में मदद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉल रॉजर्स के अनुसार परामर्श का मतलब है दो व्यक्तियों को संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे की सहायता दी जाती है। यह उनकी परिभाषा है जो अनिर्देशात्मक परामर्श को दर्शाती है। ठीक है, इसके अलावा परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान के लिए बातचीत यानी वार्तालाप के द्वारा सहायता दी जाती है। और परामर्श का उद्देश्य क्या है? आत्मज्ञान, आत्म स्वीकृति और सामाजिक सामंजस्य। ठीक है, समझ में आया बच्चों के अनिर्देशात्मक परामर्श क्या होता है? देखो बताता हूँ आपको। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो होता है दोस्तों, यह परामर्श अब परामर्शदाता केंद्रित नहीं रहता, बल्कि अब परामर्श प्रार्थी केंद्रित होता है। ठीक है, इसमें परामर्शदाता सीधे सलाह नहीं दे पाता है, बल्कि परामर्श प्रार्थी को अपनी समस्या को समझने और सुलझाने में मदद करता है। मतलब ये गाइड वाला स्टाइल है आपका, खुद रास्ता ढूंढो मैं साथ हूँ आपके, वैसे ही वाला। ठीक है, बेस्ट यही होता है एक तरीके से। पॉल्स रोजर्स जो है ये क्या कहते हैं कि परामर्श का मतलब है कि दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे की सहायता दी जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको? समझ में आया आत्मनिर्देशात्मक परामर्श क्या होता है? आगे बढ़ा जाए और आगे चलते हैं कि समन्वित परामर्श क्या होता है, यानी इलिप्टिक काउंसलिंग क्या होता है दोस्तों। तो इसमें किसी भी एक खास दृष्टिकोण या नियम पर अड़े ना रह करके, बल्कि जरूरत के अनुसार जो बातें अच्छी लगे उसे अपनाते हुए एक मिला जुला रास्ता अपनाया जाता है। ठीक है, इससे परामर्श प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा अच्छे नतीजे मिलते हैं। ठीक है, तो समन्वित परामर्श जो है इसमें किसी एक खास दृष्टिकोण से रह करके नहीं सोचा जाता। ठीक है, जरूरत के अनुसार से जो बातें अच्छी लगे उसे अपनाते हुए एक मिला जुला रास्ता अपनाया जाता है। ये है आपका मिक्स्ड एंड मैच वाला स्टाइल, जो आपका बेस्ट है और जो आपका बेस्ट होता है वो ले लो आप। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे सबसे ज्यादा अच्छे नतीजे मिलते हैं। ठीक है, रिजल्ट अच्छा मिलता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? आगे बढ़ा जाए और तब फिर अब हम पढ़ते हैं परामर्श विभाग यानी संस्थाएं। तो काउंसलिंग इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो परामर्श एक सहयोगी सेवा है। ठीक है, सही क्या है देखो दोस्तों, परामर्श विभाग या संस्था यानी मदद के अड्डे क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, परामर्श एक सहयोगी सेवा है जिसकी जरूरत बच्चों को अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए होती है। इनसे बच्चे के अंदर आत्मनिर्देशन की क्षमता पैदा होती है। ठीक है, तो परामर्श एक सहयोगी सेवा है जिसकी जरूरत बच्चों को अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए होता है। ठीक है, इससे बच्चों के अंदर आत्मनिर्देशन यानी सेल्फ गाइडेंस की क्षमता यानी एबिलिटी पैदा होती है। ठीक है, परामर्श द्वारा बच्चे अपने अंदर आस्था यानी फेथ और आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिससे वे अपनी समस्याओं को सुलझा सकें। समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं दोस्तों? परामर्श एक सहयोगी सेवा है जिसकी जरूरत से बच्चों को अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए होती है, जिससे बच्चे अपने अंदर आत्मनिर्देशन की क्षमता पैदा करते हैं। ठीक है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें आता है, फेथ वगैरह आता है। ठीक है, और वो अपनी क्षमता पैदा करते हैं। ठीक है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें आता है, फेथ वगैरह आता है। ठीक है, और वो अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से संस्था या विभाग होते हैं? ठीक है, आइए बात करें। पहला है मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद यानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी इलाहाबाद। ठीक है, दूसरा है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र रीजनल साइकोलॉजी सेंटर। तीसरा है जिला चिकित्सालय यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। चौथा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी डाइट। ठीक है, आप वाला। पांचवा है आपका पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र यानी सुपरविजन और इंस्पेक्शन सिस्टम। ठीक है, और भी कुछ होता है। छठा है आपका समुदाय एवं विद्यालय के सहयोगी समितियां यानी कम्युनिटी एंड स्कूल कोलैबोरेटिव कमेटी।
सातवां है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन यानी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। तो दोस्तों देखो, आपका क्या क्या आता है इसमें, संस्थान है आपके मनोवैज्ञानिक इलाहाबाद, ठीक है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, ठीक है, जिला चिकित्सालय, फिर डाइट आपका आता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान वगैरह, ठीक है। इसके अलावा सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन सिस्टम, समुदाय एवं विद्यालय के सहयोगी समितियां और सरकारी और गैर सरकारी संगठन। अब एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला आता है दोस्तों मनोविज्ञान शाला या इलाहाबाद यानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी इलाहाबाद। तो दोस्तों मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति, ठीक है, की सिफारिश के आधार पर उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तहत प्रयागराज में 1947 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। तो कब हुई, 1947 में हुई। किसने आपका सिफारिश की थी, आचार्य नरेंद्र देव कमेटी सिफारिश की थी उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तहत, ठीक है। प्रयागराज में 1947 में ये बन गई। यह राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी SCRT उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग यानी ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में काम करती है, ठीक है। तो मनोविज्ञान इलाहाबाद जो है उसकी स्थापना आपकी 1947 में हुई। ये बच्चों को शैक्षिक, व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन, मनोविज्ञान शाला प्रयागराज में निर्देशक डायरेक्टर के रूप में प्रांतीय शिक्षा सेवा संवर्ग यानी प्रोविजनल एजुकेशन सर्विस कैडरे का अधिकार होता है, ठीक है। सहायता और काम चलाने के लिए मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट और सहायता मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो शिक्षा विभाग के प्रवक्ता यानी लेक्चर स्तर पे होते हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान विषय में ख्याति यानी रेपुटेशन प्राप्त की होती है, ठीक है, उसमें कोई अचीवमेंट प्राप्त की होती है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। तो मनोविज्ञान शाला जो है उसमें बच्चों को शैक्षिक, व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श देती है, ठीक है। समझ में आया ये सारी चीजें। मनोविज्ञान प्रयागराज में निर्देशक डायरेक्टर के रूप में प्रांतीय शिक्षा सेवा संवर्ग का अधिकारी होता है। सहायता और काम चलाने के लिए मनोवैज्ञानिक और सहायक मनोवैज्ञानिक होते हैं इसमें, जो शिक्षा विभाग के लेक्चरर स्तर के होते हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान विषय में आप ख्याति यानी रेपुटेशन प्राप्त की होती है, ठीक है। समझ में आया। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों, तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं। मनोविज्ञान शाला की स्थापना के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो दोस्तों स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को शैक्षिक, व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत यानी पर्सनल निर्देशन व परामर्श देना, ठीक है। समझ में आया। तो स्थापना का उद्देश्य क्या हुआ कि स्कूल में जो शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनको शैक्षिक, व्यवसायिक और व्यक्तिगत गाइडेंस देना, ठीक है, निर्देश देना, मोटिवेशन वगैरह सारी चीजें देना। अध्यापक को मनोविज्ञान व प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देकर बच्चों को समझने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। अध्यापक को यानी टीचर को भी मनोविज्ञान का यूज करके उनको बताना कि किस तरीके से बच्चों को समझ सकते हैं। शिक्षकों के लिए उपयोगी मनोवैज्ञानिक प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट व अनुसंधान यानी रिसर्च करना, ठीक है। तो शिक्षकों के लिए कुछ रिसर्च करना, एक्सपेरिमेंट करना, मनोवैज्ञानिक प्रयोग। और अध्यापक प्रशिक्षण यानी टीचर ट्रेनर्स के लिए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण का आयोजन कराना, ठीक है। समझ में आए ये आपको 4 उद्देश्य, समझ में आए कि नहीं। आओ फिर आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कार्य पद्धति यानी वर्किंग मेथोडोलॉजी। तो मनोविज्ञान शाला मंडल स्तर पर अपने प्रशिक्षण व अनुसंधान कार्य इलाहाबाद में करती है, ठीक है। तो दोस्तों हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था मनोवैज्ञानिक इलाहाबाद वाले के बारे में पढ़ा था, ठीक है। यानी मनोवैज्ञानिक इलाहाबाद दोस्तों, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश की स्थापना, ये मनोवैज्ञानिक उत्तर प्रदेश की स्थापना आपका आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तहत प्रयागराज में 1947 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। आजादी के साथ ही दिमाग की पढ़ाई भी शुरू हो गई थी, है कि नहीं। इसके अलावा यह राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी SCRT जो है उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोवैज्ञानिक और निर्देशन विभाग यानी ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में काम करती है, ठीक है। अब मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में निर्देशक यानी डायरेक्टर के रूप में प्रांतीय शिक्षा सेवा संवर्ग का अधिकारी होता है। सहायता के लिए मनोवैज्ञानिक और सहायक मनोवैज्ञानिक होते हैं। ये सब आपके क्या, ये सब दिमाग के डॉक्टर होते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है, क्या उद्देश्य होते हैं। तो उद्देश्य क्या है कि
स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों का शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देश व परामर्श देना, करियर गाइडेंस से लेकर के पर्सनल प्रॉब्लम तक पूरा सब यही सॉल्व होती रहती है कि नहीं। दूसरा था अध्यापकों को मनोविज्ञान का परीक्षण यानी ट्रेनिंग देकर के बच्चे को समझने की क्षमता का विकास करना। टीचर को बच्चों का दिमाग पढ़ना सिखाते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा शिक्षकों के लिए उपयोगी मनोवैज्ञानिक प्रयोगें व अनुसंधान यानी रिसर्च करना, और अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों का आयोजन करना। ठीक है, फिर अब हम पढ़ने जाने कार्य पद्धति। तो दोस्तों कार्य पद्धति क्या क्या काम करती है, ठीक है। तो मनोविज्ञान शाला कार्य यानी फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूट साइकोलॉजी। पहला है निर्देशन यानी गाइडेंस। तो शैक्षिक निर्देशन, ठीक है। शैक्षिक निर्देशन में क्या आपका शैक्षिक निर्देशन में क्या क्या आता है? शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तित्व निर्देशन, बाल शैक्षिक में आपका निर्देशन, व्यक्तित्व निर्देशन, बाल निर्देशन यानी 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल निर्देशन हो गया, और व्यावसायिक निर्देशन हो गया। ठीक है, 4 हो गए। देखो निर्देशन जो है आपका गाइडेंस दोस्तों शैक्षिक, व्यक्तित्व, बाल निर्देशन यानी 10 से कम आयु के बच्चों के लिए, और व्यावसायिक निर्देशन, ये 4 होते हैं। ठीक है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग से आपका निर्देशन सेवाओं के लिए अच्छे मनोवैज्ञानिक को तैयार करने के लिए सत्र आधारित यानी सीजनल कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, इसमें प्रवेश के लिए योग्यता आपका MA मनोविज्ञान, MA M.Ed या MA शिक्षा शास्त्र होती है। ठीक है, तो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए आपका निर्देशन सेवाओं के लिए अच्छे मनोवैज्ञानिकों को तैयार करने के लिए कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा शोध कार्य यानी रिसर्च वर्क। तो मनोविज्ञान शाला मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए परीक्षण निर्माता यानी टेस्ट कंस्ट्रक्शन तथा मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन का काम करती है। ठीक है, समझ में आया। देखो इसके अलावा ये क्या है मनोवैज्ञानिक परीक्षा, और दूसरा क्या है बच्चों की बुद्धि लब्धि वाला। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षा में क्या भाटिया बैटरी टेस्ट, रोसा इंक ब्लड टेस्ट, प्रशिक्षण आदि। ठीक है, और बच्चों के बुद्धि लब्धि, IQ और व्यक्तिगत मापन के कुछ उपकरण बनाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये सारे आपके रिसर्च वर्क में आ गए। शोध कार्य में क्या हो गया मनोवैज्ञानिक परीक्षणों जैसे आपके भाटिया बैटरी टेस्ट, रोसा परीक्षण के लिए आपका परीक्षण निर्माण तथा मानकीकरण का काम करती है। ठीक है, ये तो आपका दिमाग के टेस्ट भी बनाती है। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा एवं प्रश्न पत्र यानी एग्जामिनेशन एंड क्वेश्चन पेपर। तो विभिन्न परीक्षाओं के लिए टेस्ट पेपर का निर्माण, और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NTSC का आयोजन भी यही करती है। ठीक है, मनोविज्ञान शाला की ये सारे कार्य हैं। क्या क्या परीक्षा एवं प्रश्न पत्र यानी विभिन्न परीक्षाओं के लिए टेस्ट पेपर का निर्माण, और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज यानी NTSC का आयोजन, मतलब एग्जाम भी यही बनाते हैं। ठीक है, तो निर्देशन भी करते हैं, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी करते हैं, रिसर्च वर्क तो कर दी है मनोवैज्ञानिक परीक्षा जैसे, अब परीक्षा एवं प्रश्न पत्र भी बनाते हैं। ठीक है, ये सारे आपके क्या हो गए दोस्तों, ये सारे आपके मनोविज्ञान के कार्य हो गए। समझ में आया, समझ में आया बच्चों। DPG का पूरा नाम डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। ठीक है, DPG का आपका फुल फॉर्म क्या है, डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी होता है। ठीक है, दूसरा अब हम पढ़ते हैं बच्चों मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र यानी रीजनल साइकोलॉजी सेंटर। ठीक है, रीजनल साइकोलॉजी सेंटर यानी रीजनल हेडक्वार्टर जो है। तो दोस्तों सिर्फ इलाहाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश में मनोवैज्ञानिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 10 मंडलों में मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र यानी रीजनल साइकोलॉजिकल सेंटर की स्थापना की गई है। जैसे हर स्टेट में आपका हर स्टेट की राजधानी होती है, वैसे ही हर मंडल में मनोविज्ञान का एक सेंटर होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 10 मंडलों में मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र यानी सेंटर की स्थापना की गई है। जैसे आपका आगरा, मेरठ, बरेली, झांसी, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, मुरादाबाद। ठीक है, तो ये केंद्र आपके आगरा है, मेरठ है, बरेली है, झांसी है, कानपुर है, वाराणसी है, गोरखपुर है, फैजाबाद है, मुरादाबाद जैसे शहर में आते हैं। ठीक है, दूसरा राज्य के कुछ जनपदों में राजकीय इंटर कॉलेज भी मनोवैज्ञानिक सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो राज्य के कुछ जनपदों में आपका राजकीय इंटर कॉलेज जो है वो मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान करते हैं आपके। ठीक है, ये क्या था बच्चे, ये आपका था मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र यानी रीजनल साइकोलॉजिकल सेंटर। ठीक है, कितने घंटे की क्लास हुई आपकी, 40 मिनट की हुई, 40-42। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरा पढ़ते हैं जिला चिकित्सालय। ठीक है, जिला चिकित्सालय के बारे में पढ़ते हैं यानी सेहत और सलाह का घर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, तो दोस्तों
बात करते हैं जिला चिकित्सालय की, तो सरकार ने हर जिले में जिला चिकित्सालय यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्थापना की गई है। ठीक है, ये चिकित्सालय समय समय पर बच्चों की विशिष्ट बीमारियां यानी स्पेशल डिसीजेस का इलाज करके उन्हें एक अच्छा जीवन जीने के परामर्श देते हैं। ठीक है, जिला चिकित्सालय में मानव समस्याओं से संबंधित सभी विभाग यानी डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो सरकार के हर जिले में जिला चिकित्सालय की स्थापना की गई है। ये चिकित्सालय समय समय पर बच्चों की विशिष्ट बीमारियां यानी स्पेशल डिसीजेस का इलाज करके उन्हें अच्छा जीवन जीने का परामर्श देते हैं। मतलब डॉक्टर भी से देते हैं आपका सलाह। ठीक है, जिला चिकित्सालय में आपका मानव जिन रोगों का निदान संभव है वे निम्न है। कौन कौन से आपका निदान संभव है जिला चिकित्सालय में? तो पहला आपका श्रवण दोष यानी हियरिंग इम्पेयर, दूसरा वाक दोष यानी स्पीच इम्पेयरमेंट, तीसरा दृष्टि दोष यानी विजुअल इंप्रूवमेंट, चौथा है आय स्थिति दोष यानी ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, पांचवा है चर्म रोग यानी स्किन डिसीजेस और छठा है आनुवंशिक रोग यानी जेनेटिक डिसीजेस। ठीक है, ये पांचों तरह की आपकी सारी चीजें आपके रोगों का निदान मिलता है आपको जिला चिकित्सालय में। जिला चिकित्सालय आपको मानव समस्याओं से संबंधित सभी विभाग होते हैं। यहाँ श्रव दोष, वाक दोष, दृष्टि दोष, अस्थिति दोष, चर्म रोग, आनुवंशिक रोग जैसे रोगों का निदान संभव है। ठीक है, समझ में आया? पढ़ते हैं अब हम लोग लास्ट चीज डाइट के बारे में। ठीक है, डाइट क्या है, उसके फंक्शन क्या, वो सारी चीजें। ठीक है, तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, यानी टीचर ट्रेनिंग का एक अड्डा होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं टीचर ट्रेनिंग के अड्डे की। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट, तो भारत सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के द्वारा सन 1987 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की नींव रखी गई। ठीक है, एक साल बाद रखी गई। इन संस्थानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आपका प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अपनाए गए विभिन्न रणनीतियों यानी स्ट्रेटेजीज और कार्यक्रमों को निचले स्तर पर सफलता के लिए शैक्षिक सहायता यानी एजुकेशनल सपोर्ट प्रदान करना है। ठीक है, समझ में आया? देखो, भारत सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी 1986 के द्वारा सन 1987 में डाइट की नींव रखी गई। ये समझो टीचर बनने की पहली सीढ़ी है ये आपकी। ठीक है, इन संस्थानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अपनाए गए विभिन्न रणनीतियों और कार्यक्रमों को निचले स्तर पर सफलता के लिए, ठीक है, यानी बेसिक स्तर पे जो निचला स्तर है उसके सफलता के लिए शैक्षिक सहायता प्रदान करना इसका मकसद था। ठीक है, समझ में आया? लास्ट चीज पढ़ते हैं कि डाइट का कार्य क्या होता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्य क्या होते हैं यानी फंक्शंस ऑफ डाइट। तो दोस्तों क्या क्या काम करता है डाइट? अनौपचारिक शिक्षा केंद्र के अध्यापकों एवं पर्यवेक्षकों यानी सुपरवाइजर के लिए सेवा पूर्व यानी प्री सर्विस और सेवाकालीन यानी इन सर्विस प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की व्यवस्था करना। ठीक है, समझ में आया? तो अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अध्यापकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सेवा पूर्व यानी प्री सर्विस और सेवाकालीन यानी इन सर्विस प्रशिक्षण ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, मतलब नए टीचर को तैयार करना और पुराने टीचर को आप अपडेट करना। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च तथा प्रयोग परीक्षण यानी एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग के लिए कार्यक्रम चलाना। ठीक है, तो शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च जो होता है तथा प्रयोग परीक्षण यानी एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग के लिए कार्यक्रम चलाना। ठीक है, तीसरा है जिला शिक्षा बोर्ड यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड के समय समय पर परामर्श देना। क्या देना? परामर्श देना। ठीक है, इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए मूल्यांकन के यानी एजुकेशनल इवेल्युएशन सेंटर के रूप में काम करना। ठीक है, समझ में आया? वही चीज जो मकसद था उसका कि प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन केंद्र के रूप में काम करना। ठीक है, इवेल्युएशन सेंटर जो होता है। ठीक है, इसके अलावा पांचवा क्या था? शिक्षकों तथा अनुदेशकों यानी इंस्ट्रक्टर के लिए शिक्षण केंद्र यानी टीचिंग सेंटर के रूप में सेवाएं देना। ठीक है, और लास्ट क्या है कि विद्यालय संकुलों यानी स्कूल कॉम्प्लेक्सेस तथा जिला शिक्षा बोर्ड का अकादमिक यानी एकेडमिक सहयोग प्रदान करना। ठीक है, तो विद्यालय संकुलों तथा जिला शिक्षा बोर्ड का अकादमिक सहयोग प्रदान करना, ये सारे आपके क्या थे? ये सारे आपके डाइट के कार्य थे दोस्तों। समझ में आया? तो ये सब संस्थाएं मिलकर
बच्चों को सही राह दिखाती है और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। समझ में आया? पांचों हमने जो आपके संस्थान पढ़ लिए, डाइट वगैरह, मंडलीय मनोविज्ञान, और एक आपका इलाहाबाद वाला हमने पढ़ा मनोविज्ञान। ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब हम आते हैं बटाटा वड़ा जैसे गरम गरम और फटाफट याद रखने वाले फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। ये आपके नोट्स हैं मैजिक मंत्र के तरह। ठीक है, तो फटाफट याद कर लो इन लोगों को। पहला, परामर्श क्या अर्थ होता है? समस्या के समाधान हेतु सलाह सुझाव देना, विचार पर परस्पर विनिमय करना। ठीक है, आधार क्या है? विश्वास हो, दोनों लोगों में समझ हो, स्पष्टवादिता हो, वचनबद्धता हो, निष्ठा हो। ठीक है, उद्देश्य क्या? बच्चों को अपनी योग्यता समझकर समस्या समाधान करना, आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, आत्म परिचय, आत्मबोध मुख्य उद्देश्य। ठीक, परामर्श प्रक्रिया के अंक क्या? परामर्श प्रार्थी, परामर्शदाता, परामर्श के लक्ष्य। आवश्यकता क्षेत्र क्या? शैक्षिक समस्याएं, आयोजन, रुचि उत्पन्न करना, अधिगम विधियों, कौशल, दुर्व्यवहार, व्यसन, क्रोध प्रबंधन, डिप्रेशन, रिश्ते आदि। ठीक है, परामर्शदाता यानी काउंसलर के बारे में हमने पढ़ा। तो अर्थ क्या है? सलाह देने वाला। कार्य गुण क्या? विशिष्ट बच्चों की वैज्ञानिक जांच, व्यवसायिक जानकारी, समस्यात्मक बच्चों की सहायता, पाठ्यक्रम सूचना, भविष्य योजना में मदद। ठीक है, इसके अलावा परीक्षाओं की जानकारी, प्रगति में सहायक। ठीक है, महत्व क्या है? आत्म मूल्यांकन करवाता है, सही निर्णय लेने में सहायक है, शिक्षक शैक्षिक व्यवसायिक मार्गदर्शन है, सद्भाव, पाठ्यक्रम सुधार में प्रेरणा है। ठीक है, इसके अलावा परामर्श के रूप हमने देखे प्रकार। तो संकटकालीन परामर्श, आपात स्थिति में, उपचारात्मक परामर्श, समस्या दूर करने हेतु। ठीक है, निवारक परामर्श, समस्या को रोकने हेतु, रचनात्मक सकारात्मक यानी बेहतर बनने के लिए प्रेरित करना, और समस्या समाधान परामर्श, किसी खास समस्या को सुलझाने हेतु। ठीक है, परामर्श की विधियां हमने देखी। निर्देशात्मक परामर्श, परामर्शदाता केंद्रित होता है, सलाह निर्देशन दिया जाता है, इसमें डायरेक्ट है। ठीक है, अनिर्देशात्मक परामर्श क्या? परामर्श प्रार्थी केंद्रित होता है, खुद समस्या सुलझाने में मदद होता है। कार्ल रोजर्स ने क्या बोला था? दो व्यक्तियों का संपर्क वगैरह वाला लाइन था इनका। ठीक है, समृद्धि परामर्श क्या? सभी विधियों का मिश्रण होता है, आवश्यकता अनुसार प्रयोग होता है। ठीक है, जो सही होता है उसको ले लेते हैं। ठीक है, परामर्श विभाग और संस्थाएं हमने देखा। मनोवैज्ञानिक इलाहाबाद प्रयागराज, स्थापना 1947 में, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग। ठीक, उद्देश्य क्या? बच्चों को निर्देशन परामर्श देना, अध्यापकों को प्रशिक्षण करना, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान करना। कार्य क्या है? निर्देशन, शैक्षिक, व्यक्तित्व, बाल व्यावसायिक प्रशिक्षण, शोध कार्य, परीक्षण, निर्माण, मानकीकरण, परीक्षा प्रश्न पत्र, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। ठीक है, मंडलीय मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश के 10 मंडलों में स्थापित है सेंटर। ठीक है, जिला चिकित्सालय, विशिष्ट बीमारियों का इलाज, रोग का निदान, श्रव विभाग वगैरह सारी चीजें। इसके अलावा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था यानी डाइट 1986 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1986 के तहत 1987 में आपका ये बन गया। उद्देश्य क्या है? प्राथमिक पौध शिक्षा हेतु शैक्षिक सहायता। कार्य क्या? अध्यापकों, पर्यवेक्षकों का परीक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान, जिला शिक्षा बोर्ड का परामर्श और मूल्यांकन केंद्र के रूप में कार्य करना है। ठीक है, इसके अलावा ये तो आपकी कल की टॉपिक है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था निर्देशन ना। तो निर्देशन में प्रधानाचार्य की भूमिका क्या होती है? विद्यालय को निर्देशन कार्यक्रम में प्रशासकीय अध्यक्ष और कार्य में समिति गठन, भवन, धन व्यवस्था, योग्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, कार्य विभाजन, अध्यापकों का परीक्षण, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा निर्देशन में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो बाधित बच्चों का पता लगाना, अभिभावक से संपर्क, पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन, परीक्षाओं में सहायता, व्यवसायियों शैक्षिक अवसरों की सूची देना, और पुस्तकालय सामाजिक संस्थानों से संपर्क सिखाना। ठीक है, तो ये थे बच्चों आज की क्लास। कल हम लोग पढ़ेंगे किसके? पर्यवेक्षण के बारे में यानी सुपरविजन के बारे में। कल हमारी लास्ट क्लास होने वाली है आपकी समावेशी शिक्षा की। ठीक है, तो दोस्तों कैसी थी ये क्लास? ये थी हमारी मदद के अड्डे और सही राह की गाइड वाली पूरी कहानी, परामर्श विभाग और संस्थानों की। उम्मीद है आपको ये लाइफ गाइड वाली क्लास मजेदार लगी होगी और आपने सीखा होगा कैसे ये संस्थानें बच्चों को उनकी हर समस्या में रास्ता दिखाती है। ठीक है, निर्देशन और परामर्श भी आपने सीखा थी। उम्मीद है आपको ये लाइफ गाइड वाला मजेदार लगा होगा। ठीक है, याद रखना बच्चों की हर बच्चा अपने आप में एक अनमोल हीरा होता है, बस उसे सही गाइडेंस की जरूरत होती है ताकि वो चमक सके। एक मूर्तिकार पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाता है, वैसे ही हमें हर बच्चे को तराशना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खास करके जो डीएलएड वाले हैं और जो शिक्षा के इस महत्वपूर्ण विषय को समझना चाहते हैं। और डीबी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को ब्लॉकबस्टर मूवी बनाएंगे।
मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ, हमेशा याद रखिए कि ज्ञान की रोशनी सब तक पहुंची, यही हमारी सच्ची जीत है। और अगली बार जब आपसे कोई रास्ता पूछे तो उसे पता मत बताना, उसे निर्देश देना, उसे गाइडेंस भी देना, ठीक है। टाइम इज मनी और गाइडेंस इज फ्यूचर, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। वीडियो देखते रहें, कमेंट्स करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, धन्यवाद।